औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक हैरत अंगेज़ चीज़ पाई जाएगी। इस हैरत अंगेज़ चीज़ को देखते ही आप इस चीज़ को फ़ील करेंगे कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने हमारे हाथ के ऊपर इतनी मुश्किल ज़बान को कैसे फ़िट किया हुआ है। इस हाथ के जो लाइनें हैं इन पे हम पूरी इंग्लिश को सीखेंगे। इंग्लिश की बेसिक ग्रामर इसमें से मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह हम आपको क्लियर करेंगे। अगर इसको देखा जाए तो इसके 4 उंगलियां हैं। 4 उंगलियां हैं, हर उंगली के ऊपर 3-3 पोटे होते हैं, 3-3 खाने होते हैं और 4 ज़रब 3 12 इसके टोटल खाने बनेंगे। और सोचा जाए तो हमारे पास जो टेंस होते हैं वो भी 12 ही चलते हैं। तो अगर इस हाथ को पहले देखें तो हाथ हमने इस तरह बनाया है, राइट हैंड की कॉपी की है। जब राइट हैंड की हम इस तरह ड्रा करते हैं तो राइट हैंड को जब हटाएं तो अब इसको देखें तो ये सीधा लेफ़्ट हैंड आपके सामने आ जाएगा। तो क्योंकि स्टूडेंट जब काम कर रहा होता है तो उसके सामने राइट हैंड पे तो उसका पेन होता है, लेफ़्ट हैंड उसके सामने होता है इस तरह, तो उससे ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए हम इसको सलीके से आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस अंगूठे की तरफ जाएं तो अंगूठे पे जो अगर पहला खाना है इसको हम प्रेजेंट बोल देते हैं। प्रेजेंट का खाना है। और दूसरा हम पास्ट का ले लेते हैं। तीसरा हम फ्यूचर का देते हैं। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखा जाए कोई भी काम है तो 3 ही ज़माने में होता है। एक जो अभी हो रहा है प्रेजेंट, एक जो कल हो चुका है इससे पहले वो पास्ट, जो आने वाले वक्त में होगा वो फ्यूचर है। तो प्रेजेंट की भी आगे 4 हिस्से होते हैं, तो चारों हिस्सों को इस हाथ पे ड्रा किया जाएगा। पास्ट के भी 4 आगे होते हैं हिस्से, उसको भी ड्रा किया जाएगा। फ्यूचर के भी 4 ही होते हैं, उसको भी हम ड्रा करेंगे। अब इसको पहली उंगली की तरफ लेकर चलते हैं। पहली उंगली का हम नाम रख लेते हैं इनडेफिनिट। 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 दूसरी का हम नाम रख लेते हैं कॉन्टिन्यूस। तीसरे का नाम हम रख लेते हैं परफेक्ट। और चौथी का नाम हम रख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह हम अगर इसको बोलें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 ही इसके आगे मज़ीद हिस्से हैं। पास्ट के बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर की बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह ये 12 टेंस हमारे मुकम्मल हो जाते हैं। अगर बच्चों को इसका नाम याद ना आ रहे हों तो इस तरह बड़े आसानी से याद हो सकता है। प्रेजेंट इधर से बोलें, अगली उंगली इसका नाम बोलें तो इसका पूरा टेंस का नाम बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह 12 टेंस के नाम आसानी से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर कोड वर्ड लगा रहे हैं जो हम बाद में आपको सिखलाएंगे। इसका नंबर हम 1 डाल रहे हैं।
इसका नंबर 4 डालेंगे, इसका नंबर 3 डालेंगे और इसका नंबर भी 4 ही होगा। इस तरह चारों के ऊपर हमने कोड लगा दिए हैं 1 4 3 4। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ऊपर, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जब लिखेंगे तो पहले के लिए हम लिखेंगे इस खाने में डू डज, और इस खाने में हम लिखेंगे डिड, इस खाने में लिखेंगे विल शैल, इस खाने में हम लिखेंगे इज आर एम, इसमें लिखेंगे हम वाज वर, इसमें यही लफ्ज़ लिखेंगे विल बी शैल बी, इसमें हम लिखेंगे हैज़ हैव, इसमें हम लिखेंगे हैड, इसमें विल हैव, शैल हैव, इसमें यही हैज़ इधर से लेंगे, इस लाइन का मतलब यह है ये पीछे वाला वर्ड लेंगे हैज़ बीन, और इस लाइन का मतलब पीछे वाला हैव बीन, इसका इस लाइन का मतलब यह है इसको हैड साथ शामिल करेंगे हैड बीन, इस लाइन का मतलब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी कि इन लाइनों का मतलब है यही वर्ड होंगे, आगे बीन का इजाफा करते जाएंगे। इस तरह ये इसकी हेल्पिंग वर्ब इसके ऊपर प्लॉट कर दी हैं। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस हाथ का इस्तेमाल कैसे होगा, हम इनके ऊपर थोड़ा सा और काम करने जा रहे हैं कि कोई भी उर्दू का आपके सामने जुमला हो, उस जुमले को हम कैसे पहचानेंगे कि वो जुमला किस ज़माने से बिलोंग करता है, किस ज़माने का वो जुमला है। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टर्में इस्तेमाल करने लगे हैं। वो ये है कि प्रेजेंट के लिए यहाँ पे लफ्ज़ आएगा आखिर में, आखिरी वर्ड जो है वो होगा है हो सकता है, हैं हो सकता है, हूँ हो सकता है, और इसका था लफ्ज़ आ सकता है आखिर में, थी आ सकती है, थे आ सकता है, इसका गा आ सकता है, गी आ सकता है, गे आ सकता है। अब जुमले का जो सेकंड लास्ट वर्ड होगा, लफ्ज़ होगा, वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। यहाँ पे ता होगा, ती, ते, यहाँ पे आएगा रहा, रही, रहे, यहाँ पे आएगा चुका, चुकी, चुके, यहाँ पे फिर रहा रही होगा, रहा, रही, रहे, मगर यहाँ पे एक इजाफी चीज़ है वो वक्त है, यहाँ पे वक्त का भी जिक्र होगा। अब इस हाथ को अगर देखें तो ये हाथ पूरी इंग्लिश को सेट कर चुका है, पूरी इंग्लिश की ग्रामर इसमें एडजस्ट हो चुकी है। अब इसको सीखना बाकी है कि हम इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम कुछ उर्दू के जुमलों का सहारा लेते हैं, उस उर्दू के जुमलों को देखते हैं कैसे इसमें एडजस्ट होते हैं। अगर इस हाथ को ज़रा ऊपर कर दिया जाए तो यहाँ पे हम इसका एक जुमला लिखकर चेक करते हैं क्या वो इसमें सेटिस्फाई करता है या नहीं। मसलन यहाँ पे हम जुमला लिखते हैं असलम स्कूल जाता है। पहले इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जुमला इसमें कहाँ पे एडजस्ट होगा। हम उस लास्ट वाला वर्ड यूज़ करेंगे। ये लास्ट वाला वर्ड देखेंगे किस में बिलोंग करता है। लास्ट वर्ड इधर से देखेंगे है, इसका मतलब ये जुमला प्रेजेंट का हो गया है।
अब प्रेजेंट में 4 खाने हैं। यहाँ पे इंडेफिनिट है, यहाँ पे कंटिन्यूस है, यहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब हमने ये देखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूस है या परफेक्ट है या कंटिन्यूस है या इंडेफिनिट है। तो हम इसका सेकंड लास्ट वर्ड यूज़ करेंगे। सेकंड लास्ट वर्ड को देखें, ता लफ्ज़ आ चुका है। ता फिर कहाँ आता है? इंडेफिनिट की लाइन में। इसका मतलब यह है हम ये जुमला पहचान चुके हैं कि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। अब इस जुमले को छोड़कर किसी और जुमले की सहारा लेते हैं। मसलन इकबाल घर जा रहा होगा। अब इसको देखा जाए, जुमले को लास्ट वर्ड को देखना है। गा लफ्ज़ आ गया है। गा लफ्ज़ किस में आता है? गा लफ्ज़ फ्यूचर में आ गया है। तो लफ्ज़ ये जुमला फ्यूचर का हो चुका है। अब ये देखना ये है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। इस चीज़ को देखने के लिए हम इसका सेकंड लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो है रहा। रहा होगा। रहा जो लफ्ज़ है, इससे पता चल चुका है कि ये जुमला रहा इस कंटिन्यूस की उंगली पर मौजूद है या परफेक्ट कंटिन्यूस की उंगली पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे भी रहा आ चुका है और यहाँ पे भी रहा आ चुका है। तो अब इसको हमने क्लियर करना है कि ये क्या कंटिन्यूस में चलेगा या परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। तो इसमें देखेंगे इकबाल घर जा रहा होगा, तो इसमें कोई टाइम की, इसमें कोई नहीं कि इसमें टाइम कितना है, यानी इसमें कोई पाबंदी वक्त नहीं है। तो लिहाजा जब पाबंदी वक्त नहीं है तो ये जुमला कंटिन्यूस का हो गया। लिहाजा ये जुमला परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस का जुमला हो चुका है। ये पहला जुमला प्रेजेंट इनडेफिनिट था और ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो चुका है। अब जुमला लिखते हैं हम कोई और। मसलन हम लिख लेते हैं अकरम लाहौर से या लाहौर जा चुका था। अब इस जुमले को देखते हैं। लाहौर जा चुका था, आखिरी वर्ड है था, तो वो आ जाता है पास्ट का। अब चुका लफ्ज़ आ चुका है, सेकंड वर्ड वो चुका आ गया परफेक्ट का। सिंपल सी बात है, ये जुमला आ गया है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का ये जुमला आ चुका है। तो पास्ट परफेक्ट भी हो चुका है, आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ। ये जुमला हम लिखने लगे हैं रोमान 2 घंटे से 2 घंटे से सबक पढ़ रहा था। अब इस जुमले को अगर देखें तो 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो था अगर आखिर में देखें तो ये है पास्ट का, और रहा आ चुका है, ये है कंटिन्यूस का भी हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी रहा आ सकता है। मगर इसमें 2 घंटे आ चुके हैं, ये 2 घंटे की वजह से इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमले में ले जाएंगे। लिहाजा तो ये था इस्तेमाल हुआ है, ये जुमला आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह इस जुमला को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह जुमले को पहचान करना तो हमें समझ आ गई है। अब इस जुमले को हमने कैसे
एडजस्ट करना है, कैसे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है ग्रामर में वो ये होता है कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी जाए और कौन सी इसमें वर्ब इस्तेमाल होगी। जब बच्चे को हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का पता चल जाता है तो उसके बाद उसके लिए ग्रामर का कोई इशू नहीं रह जाता। यानी कि कोई भी जुमला है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है ये जुमला किस ज़माने से बिलोंग करता है। तो जब ये पता चल जाए कि किस ज़माने से बिलोंग करता है तो फिर उसके बाद अगला प्रोसेस होता है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और कौन से इसमें फॉर्म यूज़ होगी। तो अगर आप इस हाथ से उसकी हेल्पिंग वर्ब भी निकाल सकें और वर्ब भी, तो फिर इसके बाद कोई इंग्लिश ग्रामर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब हम इसमें चलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट टर्म की तरफ, वो है उर्दू से इंग्लिश बनाना। उर्दू से इंग्लिश अगर बनानी है तो हम किसी भी पेज पे इसको चेक करते हैं। मसलन असलम स्कूल जाता है, मसलन असलम स्कूल जाता है, असलम स्कूल जाता है। अब इसमें एक असलम है, एक स्कूल है और एक जाना है और एक है। अब इस जुमले से पता चला कि हमने प्रेजेंट लेना है और इससे पता चला हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना है। अब ये जो असलम है ये ऑब्जेक्ट है, काम करने वाला है, और ये ये सब्जेक्ट है। असलम ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम करना है। तो इसका मतलब है हम पहले फार्मूला लिखते हैं कि सब्जेक्ट एस एच हेल्पिंग वर्ब फिर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला होता है किसी भी जुमले को बनाने के लिए कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। इसमें सब्जेक्ट है असलम, तो हम लिखते हैं असलम असलम। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हाथ से पता चलेगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा जुमला तो इसमें मौजूद है, यहाँ पे इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू और डस। याद रहे जब जुमला सिंपल हो, सादा हो, तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब डू या डस इस्तेमाल नहीं की जाती। याद रहे जब जुमला सादा हो इंडेफिनिट का, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस जगह वाले जुमले के लिए डू डस सादा जुमले के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। तो फिर क्या किया जाता है, इसमें डायरेक्ट वर्ब यूज़ की जाती है। डायरेक्ट वर्ब, ये वर्ब कौन सी होगी, फॉर्म कौन सी होगी। फॉर्म के लिए हम देखते हैं उंगली के ऊपर कोड किया है 1। इसका मतलब पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी किसकी, जाने की। तो जाने की इंग्लिश होती है गो, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे गो। याद रखें अगर ये जो आप जुमला बना रहे हैं इस जुमले में जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगल है, ही शी इट यानी कि वहद है, तो उस वक्त गो के साथ ई एस का इजाफा ज़रूर किया जाएगा। पहली फॉर्म के साथ ई एस लगाया जाएगा। गोज़, अब किधर, ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, गोज़ टू स्कूल। सही। अब ये असलम स्कूल जाता है, हो गया असलम गोज़ टू स्कूल। अब ये भी तो हो सकता है वो स्कूल जाते हैं, जुमला उसी का ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही, वो स्कूल जाते हैं, मगर यहाँ पे जमा इस्तेमाल हो रहा है, वो स्कूल जाते हैं। अब वो के लिए इंग्लिश होती है दे। अब इसमें भी क्योंकि ये सादा है, डू डज इस्तेमाल नहीं करना, तो पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी गो। अब याद रखें क्योंकि ये जमा का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, वो ज़्यादा हैं,
तो हम इसमें गो के साथ ES का इजाफा नहीं करेंगे, गो टू स्कूल लिखेंगे। अब ये भी तो हो सकता है कि ये जुमला सादा दोनों मैंने बता दिए हैं, सिंगल के लिए भी और ज़्यादा के लिए भी, जमा के लिए भी हमने बता दिया है। अगर सादा में अकेले हों चीज़ें तो सब्जेक्ट अकेला हो तो गोज़ लगाना है पहली फॉर्म के साथ, ES लगाना है। अगर ज़्यादा हों तो पहली फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा नहीं करना है। अच्छा, ये तो गए सादे। अब ये भी तो हो सकता है ये जुमला नेगेटिव भी हो, मनफी भी हो, तो इसी को मैं कन्वर्ट करूँगा कि असलम स्कूल नहीं जाता है, असलम स्कूल नहीं जाता है। तो ये भी जुमला इसी जगह से आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, मगर ये नहीं आ गया। याद रखें, जब सवालिया या नफ़ी का जुमला आए, नेगेटिव या इंटरोगेटिव आ जाए, तो उस वक्त हमने डू डज को यूज़ करना है। डू डज को यूज़ करना है। कैसे? असलम असलम। अब डू लगाना है या डज लगाना है? याद रखें, अगर वैद हो तो डज लगाना है, जमा हो तो डू लगाना है। वैद असलम तो हम डज लगा रहे हैं। डज आगे नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, नॉट वही बाकी। अब गोज़ नहीं आएगा, अब गो हो जाएगा, पहली फॉर्म सिंगल हो जाएगी, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अच्छा, अब वो स्कूल जाते नहीं, वो स्कूल नहीं जाते लिख लेते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं। अब इसको इसी तरह इसी लेना है, डू डज यूज़ करना है। तो जब ज़्यादा हो तो डू इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हो चुके हैं। वो जब ज़्यादा हो चुके हैं तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, दे डू। अब नॉट लगाएंगे, नॉट गो टू स्कूल। इस तरह हमने नेगेटिव भी इसको समझ लिया। अब हम इसी जुमले को सवालिया अंदाज में ले चलते हैं, इंटरोगेटिव ले चलते हैं। जब सवालिया करेंगे, क्या असलम स्कूल जाता है? क्या असलम स्कूल जाता है? तो हम लिखेंगे, यही हेल्पिंग वर्ब जो होगी ये वाली, इस हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ कर लेंगे। अगर वैद हुआ तो डज, अगर जमा हुआ तो डू। तो क्यों असलम एक है तो हम डज लिखेंगे, डज असलम गो टू स्कूल। यहाँ पे अब सवालिया निशान आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या वो स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं? अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, मगर ज़्यादा के लिए डू का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डू, दे गो टू स्कूल। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा इसके साथ। इस तरह ये सवालिया और मनफी और सादा जुमले तो समझ में आ गए हैं। बाज़ औक़ात जुमला सादा भी होता है, सवालिया भी होता है, मनफी भी होता है। मसलन, क्या असलम स्कूल नहीं जाता है? क्या असलम स्कूल नहीं जाता है? अब यहाँ पे क्या और नहीं दो बातें आ गई हैं, नेगेटिव भी हो गया है, इंटरोगेटिव भी हो गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि असलम एक है तो डज ही इस्तेमाल करेंगे। डज असलम सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे नॉट लगाएं, नॉट आगे वही वर्ब, गो टू स्कूल।
इस तरह अगला जुमला अगर लिखा जाए, क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं। अब यहाँ क्या वो स्कूल नहीं जाते, अब इसमें अगर देखा जाए तो क्या वो स्कूल नहीं जाते, इसमें ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब में से डू का इस्तेमाल करें। डज एक के लिए होती है, डू ज़्यादा के लिए होती है। डू दे नॉट गो टू स्कूल। इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट की तमाम टेंस कंप्लीट होते हैं। एक टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर देखा जाए तो उसमें 4 तरह के जुमले होते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, और चौथा होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव कंबाइन होता है। इस तरह चारों जुमले हमने आपको समझा दिए हैं। कोई भी जुमला हो, जैसे भी हो, आप उसको इस तरह हैंडल कर सकते हैं हाथ की मदद से। तो अब हम आगे चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट ये उसका खाना है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। तो याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट के भी इसी तरह 4 जुमले होंगे, 4 किस्म के। तो सादा भी होगा, नेगेटिव भी होगा, इंटरोगेटिव भी होगा, यानी सवालिया भी होगा, और सवालिया नफ़ी दोनों इकट्ठे भी होंगे। तो हम इसको भी कैसे हैंडल करते हैं चेक करते हैं। पहले हम सादा जुमले की तरफ। सादा जुमला कैसे हो सकता है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि इकबाल लाहौर जाता था। इकबाल लाहौर जाता था। या इस तरह कोई और जुमला ले लेते हैं, मसलन इकबाल सिंपल ले लेते हैं, इकबाल लाहौर जाता था। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इकबाल। इकबाल। अब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी होगी, डिड। अब याद रखें जब सादा जुमला होगा तो डिड का यूज़ नहीं किया जाएगा। और अब डिड का यूज़ जब नहीं किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ नहीं की जाएगी, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर उसकी वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। याद रखें कि वर्ब इस उंगली पे जो कोड है वो 1 है। वैर एक ऐसा जुमला पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी। अगर इसके टोटल देखे जाएं तो 12 टेंस हैं। 12 के आगे 4 भी अगर इस तरह के जुमले लिए जाएं, 48 जुमले बनते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा जुमला बन रहा है जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। बाकी कोई किसी जुमले में भी इंग्लिश में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। ये एक की पॉइंट है कि कौन सा जुमला है जिसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल जुमला है। जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है, इकबाल लाहौर जाता है। अब इसके हेल्पिंग वर्ब सवाल नहीं करनी, तो जाना की इंग्लिश की पहली फॉर्म होती है गो, दूसरी फॉर्म होती है वेंट। वेंट टू लाहौर। अब इसका नेगेटिव जुमला बनाते हैं, असलम घर नहीं जाता था। असलम असलम। अब इसमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी डिड। डिड नॉट। अब फॉर्म इसकी फिर भी फर्स्ट इस्तेमाल की जाएगी क्योंकि इस उंगली के ऊपर फर्स्ट फॉर्म का कोड लगा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म, असलम डिड नॉट गो टू होम। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है नोमान, क्या नोमान स्कूल जाता था।
अब इसमें हेल्पिंग वर्ब वही डिड ही इस्तेमाल होगी, चाहे वैध हो चाहे जमा हो, तो इसमें डिड ही यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल की जाएगी। डिड नोमान, पहली फॉर्म गो टू स्कूल। क्या नोमान स्कूल नहीं जाता था। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास वो पहले इस्तेमाल करेंगे डिड। डिड, अब सब्जेक्ट हमारे पास नोमान ही है, नोमान नॉट गो टू स्कूल। इस तरह हम पास्ट इंडेफिनिट के चारों जुमले समझ चुके हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। फ्यूचर में जो भी जुमला होगा उसका पहचान हमें पता चल चुकी है कि उसमें ता और गागी में से आएगा। ता पहले होगा, गा उसमें बाद होगा। मसलन मैं जुमला लिखता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। फ्यूचर इंडेफिनिट, जुमला इसका हो सकता है मसलन इकबाल लाहौर जाता होगा, जाता होगा। अब इससे पता चल गया है ये फ्यूचर ता गा ये जुमले मिलाने से पता चल चुका है ये फ्यूचर इंडेफिनिट की जुमला है। इसमें विल भी है, शेल भी है। याद रखें, शेल सिर्फ आई और वही के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाए तो वहाँ पे आई वही के साथ भी विल ही यूज़ किया जा सकता है। तो ज़्यादा आई और वही के साथ पहचान है कि शेल का इस्तेमाल होता है, बाकी किसी के साथ शेल नहीं होगा, बाकी सब के साथ विल का ही यूज़ किया जाएगा। अब इकबाल जुमला लिखा जाएगा इकबाल। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है विल। विल, विल फॉर्म इसकी जाने की पहली ली जाएगी क्योंकि समूली का कोड फर्स्ट लगा हुआ है, तो पहली फॉर्म इस लगाएंगे इकबाल विल गो टू लाहौर। अब इकबाल लाहौर नहीं जाता होगा। सिंपल सी बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे और बाकी वही सादा जुमला ही रहेगा। इकबाल विल नॉट, नॉट स्मॉल लिखना है, नॉट गो टू लाहौर। यहाँ पे सवालिया था, इसके सवालिया के लिए सवाल निशान लाना मस्ट है। अब मैं स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, जाता हूँगा। अब हूँगा आ चुका है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट के जुमला है। ता भी है, गा भी है, तो मैं आ गया। मैं के लिए हमने हमेशा आपको पता है शेल लगाना होता है, तो शेल पहले यूज़ करेंगे। शेल आई गो टू स्कूल, सवालिया निशान, क्या हम स्कूल नहीं जाते होंगे। तो अब क्या हम आ चुका है तो हम के लिए शेल इस्तेमाल करेंगे। शेल वही, नॉट आ चुका है क्योंकि नहीं भी लफ्ज़ आ गया, नॉट गो टू स्कूल। इस तरह ये इसके सारे चार जुमले मुकम्मल होते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस को
हमने स्टार्ट करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला अगर लिखा जाए तो मसलन अशरफ स्कूल जा रहा है। देखें रहा है आ चुका है, तो इस हाथ पे देखा जाए रहा इधर से है और है ये है, इन दोनों को मिलाएं तो ये खाना इसका बनेगा। तो इसका मतलब है इसमें ये खाना आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज़ आर एम। याद रहे कि जो इज़ है वो वहद के लिए होगी, आर ज़्यादा के लिए होगी, एम आई के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इज़ वहद के लिए, आर ज़्यादा के लिए, एम आई के लिए इस्तेमाल होता है। ये दोबारा रिपीट मैंने किया है। तो अब इसको देखते हैं। अशरफ स्कूल जा रहा है। अशरफ जाना, इससे पहले हेल्प में वर्ब है। अशरफ इज़ क्योंकि अकेला है। गो पहली फॉर्म। याद रहे कि हाथ पे अगर देखा जाए तो पहली फॉर्म की जगह उसने नंबर कोड 4 दिया है। 4 कोड का मतलब ये होता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इस 4 का मतलब यही होगा कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म गो है, इसके साथ ING इस्तेमाल करेंगे। अशरफ इज गोइंग टू स्कूल। अब इसको नेगेटिव बदलेंगे। अशरफ स्कूल नहीं जा रहा है। अशरफ इज़, अब यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी वही जुमला होगा गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल, क्या हम, सवाल यह आ जाता है क्या हम स्कूल जा रहे हैं। अब क्या हम के लिए आर का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा हो चुके हैं। आर वही पहली फॉर्म गो ING 4 बन गई फॉर्म। आर वही गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे इस बार ये निशान आ जाएगा। क्या वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। आर दे के साथ आर आता है, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, सॉरी निशान आ जाएगा। इस तरह ये भी कंप्लीट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस की तरफ अगर हाथ पे चलें तो पता चलता है कि उसका जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे होगा, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वाज वर। ये दरमियान वाली उंगली है, इसका कोड भी 4 है। बाकी सिंपल इस तरह होगा जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ है। सिर्फ वाज वर का यूज़ करेंगे। वाज जो है वो वैद के लिए होगा, वर जमा के लिए होगा, चाहे आई हो चाहे वही हो। वाज वैद के लिए, वार जमा के लिए। तो जुमला अगर हम लिखें मसलन हम जुमला ले लेते हैं अहमद क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहा था। HMED अहमद। अब खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। प्ले से पहले इसके हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वाज। अहमद वाज प्ले, फर्स्ट फॉर्म ING प्लेइंग फुटबॉल। अहमद, या अब और ले लेते हैं हम
हम स्कूल जा रहे थे, या हम स्कूल नहीं जा रहे थे, नेगेटिव हो जाएगा। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद वो क्या वो स्कूल जा रहे थे। अब इसकी क्या इंग्लिश होगी? वर दे गोइंग टू स्कूल। वर दे गोइंग टू स्कूल। इसके बाद क्या वो स्कूल नहीं जा रहे थे। वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके साथ भी सवाली निशान, ऊपर भी सवाली निशान। कोई भी अगर जुमला सवालिया हो तो उसके साथ क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी होता है। इस तरह पास्ट कंटिन्यूस कंप्लीट होता है। आएगा फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए रहा, रही, रहे, गा, गी, गे, इस तरह के वर्ड यूज़ होंगे। तो इसका जुमला अगर हम लिखें, असलम स्कूल जा रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का जुमला है, तो इसमें हम लिखते हैं असलम स्कूल जा रहा होगा। ये जुमला है, असलम स्कूल जा रहा होगा। इसमें हम पहले असलम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब जाना आ गया है, इसमें पहले वर्ब का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी, याद रहे शैल बी आई और वही के लिए होगा, विल बी बाकी सब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। असलम विल बी, असलम विल बी। आगे इसकी वर्ब लगानी है, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यानी चौथी फॉर्म बनानी है। असलम विल बी गोइंग टू स्कूल अब नेक्स्ट जुमला लेते हैं, वो स्कूल जा रहे होंगे। दे विल बी होगा इसमें भी। गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं अगर लिखें, नहीं जा रहे होंगे। दे विल बी नॉट, दे विल नॉट बी, विल और बी के दरमियान नॉट लगाएंगे। गोइंग टू स्कूल, दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या हम स्कूल जा रहे होंगे। क्या हम के लिए शैल लगेगा। शैल, शैल बी पूरा नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ शैल लिखा जाएगा। शैल वी बी गोइंग, शैल वी बी गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल
नहीं जा रहा होगा। क्या वो अकेला आ चुका है? विल आएगा, विल ही नॉट बी से पहले नॉट, गोइंग बाकी वही होगा, गोइंग टू स्कूल। इसका सवाली निशान, ऊपर वाला सवाली निशान। इस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस के जुमले मुकम्मल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला। तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा आखिर में चुका, चुकी, चुके, हैं, होंगे, चुका है, चुकी है, चुके हूँ वगैरह वगैरह। तो इसका जुमला अगर सिंपल सा लिखें तो हम लिख लेते हैं नसीम लिख लेते, सादा लिख लेते हैं। नसीम लाहौर जा चुकी होगी, सॉरी, नसीम लाहौर जा चुकी है, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो नसीम अब इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ वैद के लिए, हैव जमा के लिए। नसीम हैज़ जाना किधर है, गो, पहली फॉर्म गो। हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का कोड हमारे पास है थर्ड, तीसरी फॉर्म इस्तेमाल लगेगी, गो, वेंट, गॉन। नसीम हैज़ गॉन टू लाहौर। उसके बाद वसीम लाहौर नहीं जा चुका है। वसीम हैज़ नॉट गॉन टू लाहौर। क्या हम स्कूल जा चुके हैं? अब इसमें हैज़ हैव आ चुका है, ज़्यादा हो चुके हैं, हम के लिए ज़्यादा है। हैव पहले लगेगा, हैव वी, गो की तीसरी फॉर्म गॉन टू स्कूल। निशान, क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ। अब आई के साथ आई हैव होगा, आई भी जमा में लिया जाता है। हैव आई गॉन, हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल। इस तरह ये भी जुमला आपका कंप्लीट होता है प्रेजेंट इन परफेक्ट का। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट इसमें अगर देखा जाए हाथ से तो इसमें हैड की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसकी पहचान होगी। मसलन अमजद मुल्तान जा चुका था। अमजद, अब इसमें हैड लगाना है। अमजद हैड गो की तीसरी फॉर्म गॉन टू मुल्तान। क्या नहीं, वो लाहौर नहीं जा
चुके थे, ज़्यादा हो गए हैं। दे हैड नॉट गॉन टू लाहौर। क्या वो सऊदीया जा चुकी थी। अब इसके साथ भी हैड यूज़ करें, चाहे वैद है चाहे जमा। हैड शी गॉन टू सऊदीया। सवाली निशान। क्या मैं गुजरात नहीं जा चुका था। हैड आई नॉट गॉन टू गुजरात। वाली निशान। इस तरह पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। यही जुमले हम बनाएंगे दोबारा। अमजद मुल्तान जा चुका होगा। अमजद विल हैव शैल हैव, इसमें से एक यूज़ करेंगे। विल हैव शैल हैव याद रहे। विल हैव वैद के लिए, बाकी के लिए होगा। शैल हैव जस्ट आई और वी के लिए होगा। अमजद विल हैव गॉन जा चुका, गॉन टू मुल्तान, गॉन टू मुल्तान। दूसरा जुमला है क्या वो लाहौर नहीं जा चुके थे। क्या वो लाहौर नहीं जा चुके होंगे। क्या वो ज़्यादा हैं। दे क्या आ गया है, बल्कि वो लाहौर नहीं जा चुके होंगे। दे विल नॉट हैव, विल और हैव के दरमियान लगाएंगे। विल नॉट हैव गॉन टू मुल्तान। क्या वो सऊदीया जा चुकी होगी। अब इसमें हेल्प में वर्ब पहले लगानी है। विल शी हैव गॉन टू सऊदीया। क्या मैं गुजरात नहीं जा चुका हूँगा। विल की जगह शैल आ जाएगा। एस बड़ा शैल आई हैव नॉट गॉन टू गुजरात। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास रह जाते हैं आखिरी परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमले, उनकी तरफ हम चलते हैं। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूस में होगा कोई भी जुमला जिसके आखिर में रहा, रही, रहे, हैं, हो। याद रहे इसमें
वक्त का होना मस्ट है। मसलन मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। आई हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैज़ साथ आएगा कि बीन। आई हैज़ बीन फॉर्म आएगी चौथी यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जिस तरह ये समझाया था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो तो चौथी फॉर्म यूज़ होगी, तो इसके साथ भी आई हैज़ दोबारा काट के लिख लेते हैं। आई हैज़ बीन क्या खाना ईट होता है और ईट की चौथी फॉर्म पर बनेगी ईटिंग फूड। खाना खा रहे हैं कब से? सुबह से। जब पक्का टाइम हो, कंफर्म टाइम हो तो हम सिंस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वरना फॉर। ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, MORNING। अगर जुमला बनाते हैं, मैं 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ अब बीन के दरमियान लगाएंगे नॉट। आई हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। 2 घंटे, अब पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, कन्फर्म टाइम नहीं है, पक्का टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर का करेंगे। फॉर 2 और अभी इसका जुमला नेक्स्ट होगा असलम क्या असलम 1990 से पढ़ रहा है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ बीन, तो हैज़ पहले इस्तेमाल करेंगे। हैज़ असलम बीन रीडिंग, रीड की तीसरी चौथी फॉर्म पे रीडिंग होगी। रीडिंग पढ़ रहा है कब से? सिंस 1990। इसी तरह आगे जुमला क्या वो 5 दिन से लाहौर जा रहे हैं। अब ज़्यादा आ गया हैव दे, क्या वो 5 दिन से लाहौर नहीं जा रहे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, नहीं जा रहे हैं। हैव दे नॉट बीन गोइंग टू लाहौर फॉर 5 days। इस तरह ये जुमला मुकम्मल होते हैं इसके प्रेजेंट इन परफेक्ट कंटिन्यूस के। अब आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यही जुमले में यूज़ करूँगा ताकि टाइम की बचत हो जाए। मैं सुबह से खाना, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी
हैड बीन, जस्ट हैड बीन, जो भी आएगा उसमें हैड बीन लगाएंगे। तो हम लिखते हैं मैं सुबह से खाना खा रहा था। आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। अगला जुमला होगा मैं 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा था। आई had not been going to school for 2 hours। अगला जुमला क्या असलम 1990 से पढ़ रहा था। हैज़, इसकी जगह हैड आएगा। हैड असलम बीन यहाँ आएगा। रीडिंग फॉर जो सेंस यहाँ पे 1990 आया, सेंस इस्तेमाल होगा 1990। सवाली निशान आएगा। क्या वो 5 दिन से लाहौर नहीं जा रहा था। हैड पहले लगेगा। हैड ही नॉट बीन गोइंग टू लाहौर फॉर 5 डेज। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात आएगी। इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन इसकी हेल्प में वर्ब इस्तेमाल होगी। विल, शैल हैव बीन और ये आई और वही के लिए, बाकी सब विल हैव बीन इस्तेमाल होगा। तो जुमला अगर लिखते हैं यहाँ पे मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूँगा। तो लिखेंगे आई शैल हैव बीन ईटिंग, क्योंकि चौथी फॉर्म है ईटिंग फूड फॉर 2 days। वो सुबह से रो रही होगी। शी विल हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर वो सुबह से नहीं लिखा जाए, नहीं रो रही होगी, शी विल हैव नॉट लगाएंगे। यहाँ पे नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर सवाल ये जुमला लिया जाए क्या असलम स्कूल जा रहा सुबह से या शाम से, क्या असलम 10 दिन से स्कूल जा रहा होगा। अब इसके हेल्प में वर्ब है विल हैव। विल हैव से पहले विल असलम हैव बीन गोइंग
to school for 10 days। आखिरी जुमला, क्या रोमान 2 महीने से स्कूल जा रहा होगा। विल, इसके लिए विल लगाएंगे। विल रोमान हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। इस तरह आज इसकी ग्रामर मुकम्मल की जाती है। ये वीडियो काफ़ी लंबी बनी है, मगर ये कंसेप्ट भी तो बहुत ज़्यादा इसमें थे। अगर ये वीडियो आप सही तरीके से इसको संभाल कर रखें, इसको समझें, तो इंशाल्लाह बेसिक ग्रामर में किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल करेंगे। इंशाल्लाह हम आपको इस तरह की मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी इंशाल्लाह।